तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे हैं। आज की ललन टॉप बैठकी में हमारे जो मेहमान हैं वो AI ड्रिवन एजुकेशनल स्टार्टअप चलाते हैं। इसका नाम इन्फिनिटी लर्न है। वो है इसके CEO, नाम है उज्जवल। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं पहली बार बलिया के किसी इतने मृदुभाषी आदमी से मिल रहा हूँ। बलिया मुझे बहुत प्रिय है, वहाँ के लोग बड़े कड़क होते हैं। क्या पढ़ाई होती है IIM बेंगलोर में जो आपने पढ़ाई की, और इंस्टीट्यूशंस की ब्रांड वैल्यू कैसे बिल्ड होती है? मतलब आप IIM अहमदाबाद बोलो, IIM बेंगलोर बोलो, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT मुंबई बोलो, एकदम से धज बदल जाती है। मुझे लगता है दो चीज़ें इन ब्रांड्स को ब्रांड्स बनाती हैं। प्रोफेसर जो पर्सपेक्टिव लेके आते हैं उसकी तुलना आप किसी भी और इंस्टीट्यूशन से नहीं कर सकते। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपका पीयर ग्रुप, जो लोग आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं जी, ये दोनों चीज़ें ब्रांड्स को ब्रांड्स बनाती हैं। ये इन्फिनिटी लर्न के बारे में बताइए। एक तो वो गुंडा होता है ना जिसके बाद इन्फिनिटी पत्थर चला जाता है, थानोस। तो वो पहले आया कि पहले आपने बनाई कंपनी? नहीं, वो पहले आया, वो आके चला गया। तो मेरी ना बड़ी दिलचस्पी रहती है नॉमेनक्लेचर। जैसे हम लोग से भी खूब लोग पूछते हैं ललन टॉप क्यों, ललन टॉप का मतलब क्या है? तो ये इन्फिनिटी नाम क्यों पिक किया गया? श्री चैतन्य ग्रुप से मेरी बात हुई तो हमने कहा कि एक अलग नाम रखते हैं, एक अलग अस्तित्व बनाते हैं इस कंपनी का। एक आपका प्रोडक्ट है विस्ता के नाम से। हाँ, ये क्या है? प्रोडक्ट नहीं, हमारा जो AI है ना, उसको AI का नाम विस्ता है। AI का नाम विस्टा है। तो इस नाम की क्या कहानी है? वो टेलर्ड एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से विस्टा इज VISTA, वर्चुअल इंटेलिजेंस सिस्टम फॉर टेलर्ड एकेडमिक्स। हमें लगा कि AI 3 चीज़ें कर सकता है। एक गवर्नेंस, दूसरा AI एज ए मेंटर। बहुत मतलब कोटा फैक्ट्री एक सीरीज़ है, उसमें जीतू भी एक कैरेक्टर है। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कैरेक्टर, बिकॉज वो कैरेक्टर मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और करूँ। लास्टली पेडागॉजी बोलते हैं उसको, मतलब जो पढ़ाने का तरीका है। और जरा जो 11वीं 12वीं के बच्चे, उनका जीवन हलकान कर रखा है उनके टीचर्स, पीयर्स और गार्जियंस ने कि बेटा सेलेक्ट होना ही है। बिल्कुल, मैथ क्यों पढ़ूँ मैं, साइंस क्यों पढ़ूँ मैं, या कम्युनिकेशन क्यों पढ़ूँ मैं? तो उसके पीछे एक स्किल है। तो मैथ एक सहारा होगा लॉजिक सीखने का। अगर हमको इन्क्विजिटिव बनना है तो साइंस एक सहारा होगा इन्क्विजिटिव बनने का। सो एज लैंग्वेज एक सहारा होगा कम्युनिकेशन बिल्ड करने का। उज्जवल, क्या हमारे स्कूली सिस्टम को इस बात की समझ है, खासतौर पे बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे? एक रिसर्च है कि ग्रेड 5 के बच्चों का अगर आप एवरेज मैथ देखें, और वो बच्चे जो सड़क के ऊपर कुछ बेसिक खरीद बिक्री कर रहे हैं, अपनी छोटी सी दुकान चला रहे हैं, शायद उनका मैथमेटिकल स्किल्स, इन बच्चों का एरिथमेटिकल स्किल्स ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि वो दिन भर सवा पौना 2 रुपये 4 रुपये कॉन्टीन्यूसली वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते रहते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, एक नारे की तरह बार बार ये बात दोहराई जाती है, पर सिर्फ नारा होने से कोई बात गलत तो नहीं हो जाती। सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम शिक्षा प्रतिष्ठानों तक पहुँचें अपनी उत्सुकता के साथ। पर यहीं पे गरारी फंस जाती है, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हम इस टॉपिक में अच्छा नहीं कर पाए क्योंकि हमारे मास्टर साहब गड़बड़ थे। ये ब्लेम गेम है या सच में सही अध्यापक की तलाश ज़रूरी है? और यहीं पर एंटर होती हैं एडटेक कंपनियां जो ये दावा करती हैं कि हम आपकी उस तलाश को मुकम्मल करेंगे। तुम कोलंबस हो तो हम अमेरिका हैं, तुम वास्को ड गामा हो तो हम इंडिया हैं, तुम सवाल हो तो हम जवाब हैं। पर हमने हाल के बरसों में देखा है कि कई एडटेक कंपनियों का बुलबुला फूटा भी है, और कई एडटेक कंपनियां सुपरस्टार बनकर भी नज़र आई हैं, ख़ासतौर पर उनके मेंटर्स और उनके प्रणेता। फिर इसके साथ एक चीज़ और आई जिसके बारे में मैगजीन्स में कवर स्टोरी आने लगी, उसको कहा गया AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और फिर हमें बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई चीज़ों को रिप्लेस करेगा। तो हमारे कक्का ने पूछा, बेटा उस्ताद जी को भी रिप्लेस कर देगा क्या? और फिर एक उस्ताद ने जवाब दिया, AI रिप्लेस नहीं करेगा, AI कोलैबोरेट करेगा, रियल ह्यूमंस की मदद करेगा उनको एक बेटर सॉल्यूशंस तक पहुंचने में। अब इतने सारे सवाल, इतनी सारी बातें हो गई, मसला ये है कि ये बातें की क्यों जा रही, क्योंकि आज की ललन टॉप बैठकी में हमारे जो मेहमान हैं वो AI ड्रिवन एजुकेशनल स्टार्टअप चलाते हैं। इसका नाम इन्फिनिटी लर्न है। वो है इसके CEO, नाम है उज्जवल। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं पहली बार बलिया के किसी इतने मृदुभाषी आदमी से मिल रहा हूँ। बलिया मुझे बहुत प्रिय है, वहाँ के लोग बड़े कड़क होते हैं। जी बिल्कुल। आपकी क्या जर्नी रही?
नहीं, वैसे मैं बलिया से बिलोंग करता हूँ, बट मेरी परवरिश बहुत हद तक वेस्ट बंगाल में हुई। मेरा फर्स्ट लैंग्वेज जो मैंने सीखा वो बंगाली था। पिताजी मेरे वहाँ पोस्टेड थे जी। वहाँ बेसिक स्कूलिंग हुई, और फिर टुवर्ड्स नॉर्थ बढ़ते चले गए तो पिताजी का ट्रांसफ़र रांची हो गया, फिर मुजफ्फरपुर, पटना होते हुए मैं दिल्ली तक पहुँचा नौकरी के लिए। बट मेरा एंसेस्ट्रली मैं बिलोंग करता हूँ बलिया से। स्कूल चलाते हैं वहाँ पे, मेरे पेरेंट्स रहते हैं। तो महाराज गांव जाते तो होंगे ना, अभी बहुत छठ पूजा होने वाली है तो। बिल्कुल मेरे साल में 2 चक्कर मिनिमम है, और चूँकि हम वहाँ स्कूल चलाते हैं तो मेरा वहाँ जाके पढ़ाना मतलब मस्ट है। बहुत सुंदर। आप स्कूल की बात कर रहे हैं, आप खुद एक बहुत प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़े हैं जिसका नाम है IIM अहमदाबाद। IIM बैंगलोर, सॉरी, आई स्टैंड करेक्टेड। क्या पढ़ाई होती है IIM बैंगलोर में जो आपने पढ़ाई की, और क्यों, मैं ये समझना चाहता हूँ इससे पहले कि हम इन्फिनिटी लर्न पे बात करें, इंस्टीट्यूशंस की ब्रांड वैल्यू कैसे बिल्ड होती है। मतलब आप IIM अहमदाबाद बोलो, IIM बैंगलोर बोलो, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT मुंबई बोलो, एकदम से धज बदल जाती है जी। क्या है ऐसा इन IIMs में? मुझे लगता है 2 चीज़ें इन ब्रांड्स को ब्रांड्स बनाती हैं। एक तो पर्सपेक्टिव, जो वो लोग वहाँ पढ़ाते हैं वो उन बातों के ऊपर चर्चा करते हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाता हूँ। जी बिल्कुल। तो जब मैं MBA कर रहा था, चूँकि मैं छोटे छोटे शहरों में पला बड़ा था, MBA करने पहुँच तो गया, थोड़ी नौकरी करने के बाद तब तक मैं US गया नहीं था। एक ऑपरेशन मैनेजमेंट का सब्जेक्ट होता है, उसमें क्यूइंग थियरी पढ़ाते हैं, और मैं उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आता था, लेकिन मुझे सही में पता नहीं था क्यूइंग थियरी होती क्या है। मैं वाशिंगटन DC एयरपोर्ट पे लैंड किया और ह्यूज़ में काम करता था, वहाँ पे मैं मेरीलैंड जा रहा था। पहली बार मैंने कोलैप्सिबल टोल ब्रिज देखा, और ये 2004-05 की बात बता रहा हूँ मैं। तब इंडिया में ऐसे कुछ भी नहीं होता था। तब मुझे पहली बार समझ में आया, ओ एक्चुअली मैं ये सवाल सॉल्व कर रहा था। हमको समझ में नहीं आया, थोड़ा विस्तार से बताइए। तो क्यूइंग थ्योरी में बेसिकली ये डिसाइड करते हैं कि कितनी गाड़ियाँ एक साथ आएंगी, तो कोलैप्सिबल टोल ब्रिजेस आगे पीछे कैसे एक साथ बड़ी की जा सकती है। सुबह जिस तरफ ट्रैफिक जा रही है उधर ज़्यादा टोल ब्रिजेस चाहिए, शाम को जिधर जा रही हैं। तो अब इसकी पढ़ाई में जब हम पढ़ाई करते थे तो ये सवाल सॉल्व करते थे, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली कभी देखा ही नहीं था, तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। तो मेरे ख्याल से जो वो पर्सपेक्टिव टीचर्स लेके आते हैं, प्रोफेसर्स जो पर्सपेक्टिव लेके आते हैं, उसकी तुलना आप किसी भी और इंस्टीट्यूशन से नहीं कर सकते। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपका पीयर ग्रुप, जो लोग आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं जी, ये दोनों चीज़ें ब्रांड्स को ब्रांड्स बनाती हैं। किस तरह की बातचीत, किस तरह का संवाद होता है? आपने जब पीयर ग्रुप की बात की, जब आप लोग पढ़ते थे वहाँ पे तो ऐसे डिस्कस करते थे कि यार मैं इस फील्ड में करूँगा, मैं इस फील्ड में करूँगा, आइडियाज़ को लगे? क्योंकि मैं तो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट करने गया था, तो मेरे बैच में जितने लोग थे उनमें से कोई किसी कंपनी में CXO लेवल पे था, कोई मैनेजरियल लेवल पे था, वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे था। क्या कहा आपने? CXO? हाँ। CXO क्या होता है? चीफ नॉलेज ऑफिसर्स, मतलब अच्छा, CTO, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, चीफ टेक्निकल CFO फाइनेंशियल। हाँ, कुछ लोग उस लेवल पे थे। तो अब जो वो नॉलेज की बात होती है ना, जब आप मान लीजिए कि हम बात करें प्राइसिंग, प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे करनी चाहिए, अब ये 8th ग्रेड के अलजेब्रा में सिखाते हैं। 2 वेरिएबल्स पता हो तो 3rd वेरिएबल कैसे निकाले, हाँ, और उसका एप्लीकेशन एक्चुअली आप जाके पढ़ाई करते हो और उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हो आप। और जैसे मान लीजिए आप ये कुर्ता बनाते हैं जो आपने पहन रखा है, शॉर्ट कुर्ता बढ़िया सा जी, अब इसकी प्राइसिंग कैसे करेंगे? तो अब इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जी। बनाने का कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट जहाँ तक पहुँचा रहे, और जो रिटेलर है उसकी मार्जिन। अब अगर हमें पता है कि रिटेलर की मार्जिन, मान लीजिए कि हमको उसको 30% मार्जिन देना है, ये एक नोन वेरिएबल है, ठीक है। बनाने का कॉस्ट एक वेरिएबल है। अब कितने मार्जिन पे क्या प्रोडक्ट प्राइसिंग हो कि मार्केट एक्सेप्ट करेगा? क्या ये 600 रुपये में बिकना चाहिए जिसमें मुझे 100-150 रुपये बन जाएंगे? क्या ये राइट प्राइसिंग है? क्या ये 1000 रुपये में होना चाहिए? और इसके ऊपर सारा वाद विवाद है। तो जब क्लास ख़त्म हो जाती थी तो इसके ऊपर प्रोडक्ट मार्केट फिट है, या कॉस्टिंग कैसे करनी चाहिए, ऑपरेशंस कैसे होनी चाहिए, डिलीवरी कैसे होनी चाहिए चीज़ों की, और वो पर्सपेक्टिव आता है एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट में। जो लोग साथ में रहते हैं उसमें से किसी ने कभी किसी ऐसी कंपनी में काम किया जो डिलीवरीज करती हैं कि यार ये 6 दिन में पहुंच सकता है, 5 दिन में पहुंच सकता है, कितने पैसे लगने चाहिए। तो वो हर छोटी छोटी बात जो आप क्लासरूम के बाहर सीखते हैं ना, उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है।
तो ये बहुत बारीक पॉइंट है जो हम अधिकतर जब इंस्टीट्यूशंस में, बिकॉज सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया होता है, उसके वजह से वो उन लोगों को लेके आते हैं कॉलेज में, उनको एक बेहतर पर्सपेक्टिव देते हैं। तो अब जब प्रोफेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, अब जो प्रोफेसर आपको पढ़ा रहे हैं कभी उन्होंने मतलब 5 ईयर प्लान पे काम किया हुआ है, तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की उन बातों को समझ सकते हैं जो सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल है। वो पर्सपेक्टिव्स आपको सब जगह नहीं मिलती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपकी पढ़ाई सिर्फ कक्षाओं में अध्यापकों के द्वारा नहीं हो रही है, कक्षा के बाहर जो डिस्कशन हो रहा है साथी स्टूडेंट्स के द्वारा, टीचर्स से चलते फिरते। इसी बिना पे सबसे ज़्यादा भाई साहब ऑनलाइन एजुकेशन वालों की आलोचना होती है। बिल्कुल कि ऑफलाइन और ऑनलाइन का एक बड़ा फ़र्क क्या है कि आपके साथी क्या पढ़ रहे हैं, डाउट्स किसी भी तरह के एग्ज़ाम में इस चीज़ पे बड़ा जोर होता है। आप लोग जो ऑनलाइन में इतने पायनियर हैं वो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? हम तो इसको ज़्यादा अच्छे से देखते हैं, क्योंकि फिज़िकल स्पेस में अगर आप देखें तो 10 बजे से 2 बजे तक अगर स्कूल या कॉलेज चल रहा है तो उसके बाद बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। जी, ये जो ग्रुप स्टडी का कॉन्सेप्ट है उसको कंटिन्यू कैसे करेंगे? हमेशा एक जगह पे फिज़िकली पॉसिबल नहीं है। प्लस अगर आप सोचिए कि 5 अच्छे बच्चे अलग अलग एरिया से हैं, दिल्ली में ही 5 अलग अलग एरिया से हैं, अगर उनको साथ में पढ़ाई करनी है तो डिजिटल माध्यम बहुत ही आसान तरीका होगा उस फिज़िकल गैप को फुलफ़िल करने के लिए। कैसे? अगर आप द्वारका में हैं, मैं महरू विहार में हूँ, वो गुड़गांव में है, हमने एक कॉल सेट किया और हमने साथ पढ़ाई स्टार्ट की। हमने सवाल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने स्टार्ट किए। अगर हमने एक क्वेश्चन किसी ने 58 सेकंड में किया और किसी ने 37 सेकंड में किया, तो हम उसमें डिस्कशन कर सकते हैं कि भाई आपने कैसे इसको कम समय में किया। और ये छोटी छोटी बातें ही हमें एज देती हैं, हम एक बच्चे को एक दूसरे बच्चे को पुश करती है आगे जाने के लिए। तो एक समय था जब फिज़िकल का बहुत वैल्यू था, शहरें छोटी थी, कॉलेज में अधिकतर बच्चे पढ़ते थे। आज बड़े शहरों में कॉन्टीन्यूसली ये उम्मीद करना कि हर बच्चा हर समय एक साथ पढ़ाई करे, उसका स्टडी मेट बना रहे, बहुत मुश्किल है। ये बताइए कि आप 25 साल से एजुकेशन की फील्ड में हैं, क्या तब्दीलियाँ आपने होते देखी हैं? आई रिमेंबर जब हम लोग स्कूल में हुआ करते थे 90s में, तो ये 2 कंपनियां दिखती थी हमें, इनके इश्तिहार खूब दिखते थे, एपटेक और नेट। जी, NIIT है ना, बड़े इश्तिहार, कोर्स कराते थे। तो हम लोग लगता था और हर कोई वही कर रहा होता था जिसको भी कंप्यूटर का बेसिक सीखना है। तब पहली बार जब विंडोज़ 98 आया तो हमें लगा था ये क्या कमाल चीज़ है, अद्भुत चीज़ है। उसके पहले तो डॉस से जूझ रहे होते थे। तो वहाँ से ये पूरा ऑनलाइन का गेम बदलना शुरू हुआ, राइट? जी। 96 में ही शायद 95-96 में वो पहला मोबाइल कॉल होता है। कम्युनिकेशन मिनिस्टर पंडित सुखराम और वेस्ट बंगाल के उस समय के चीफ मिनिस्टर ज्योति बसु के बीच। एंड वी हैव कम अ लॉन्ग वे, है ना? अभी हम AI पर आएंगे। आपने किस तरह से इस 25 साल में पूरा स्पेक्ट्रम बदलते देखा है? तो लकीली मैं NIT में मैं ब्रांड मैनेजर था एक टाइम पे। ओह, ओके। जी, और मैं कंप्यूटर लिटरेसी वाले प्रोडक्ट पे ही काम करता था। तो मैं 1998 ऑनवर्ड्स मैंने नौकरी करना स्टार्ट किया और मैंने कंप्यूटर एजुकेशन से ही अपना करियर बिल्ड किया। फिर मैं पहली बार इंडिया में VSAT बेस्ड एजुकेशन आया, तो मैंने VSAT क्या होता है? जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के ऊपर मीडिया में भी बहुत यूज़ करते हैं आज, जहाँ वायर बेस्ड कंपनीज काम करती हैं, बट उन दिनों सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सबसे बेहतरीन था। तो VSAT वो इक्विपमेंट है जिसके थ्रू डेटा आना या जाना होता था। तो हमने IITs के साथ, IIMs के साथ टाई अप किया। हमने VSAT बेस्ड एजुकेशन में बच्चों को इंडिया भर में दूर दूर तक लोगों तक अच्छे एजुकेशन को लेके गए हम लोग। आई थिंक पहली बार वो कॉन्सेप्ट आया कि एक अच्छे फैकल्टी को आप हर जो लोग चाहते हैं पढ़ना उन तक कैसे पहुंचा सकें। और ये ऑनलाइन का सबसे बड़ा एज है आज भी, दैट अगर कोई एक बहुत अच्छा फैकल्टी है और वो IIM में पढ़ा रहे हैं, IIT में पढ़ा रहे हैं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, और अगर आप उनको देश के कोने कोने तक लेके जाना चाहते हैं, तो इट वाज ए फाइनेस्ट मीडियम। सवाल डिजिटल एजुकेशन पे, एडटेक की बात करते हैं, बट डिजिटल एजुकेशन पे हमेशा रहा कि डिजिटल एजुकेशन कैसे इम्पैक्ट करेगा, कितना इम्पैक्ट करेगा, कितना एज लाएगा, क्या ये सप्लीमेंट्री है या कोर है, इसके ऊपर हमेशा सवाल रहा। बट
अगर आप देखिए 2010 तक आते आते स्कूलों में टेक्नोलॉजी चली गई, स्मार्ट बोर्ड्स लग गए, टीचर्स स्टार्ट करने लगे, उनको उसका फ़ायदा दिखने लगा कि वो जो हार्ट समझाना था वो उतना आसान नहीं था, पिक्टोरियली समझाना, बट वीडियो के थ्रू दिखाना आसान हो गया। और 2014-15 तक ये सब घर घर में जाने लगा इन द नेम ऑफ एडटेक। तो एक समय सेंटर बेस्ड बिजनेस था, फिर ऑनलाइन हुआ, फिर स्कूल के अंदर गया और अब घर घर के अंदर चला गया। मैंने तो मतलब कम से कम 3 या 4 फेजेस में ग्रोथ देखा है एडटेक का इस देश में। ये इन्फिनिटी लर्न के बारे में बताइए। एक तो वो गुंडा होता है ना जिसके बाद इन्फिनिटी पत्थर चला जाता है। हाँ, थानोस। हाँ हाँ। तो वो पहले आया कि पहले आपने बनाई कंपनी? नहीं, वो पहले आया, वो आके चला गया। हाँ तो मेरी ना बड़ी दिलचस्पी रहती है नॉमेनक्लेचर। जैसे हम लोग से भी खूब लोग पूछते हैं ललन टॉप क्यों, ललन टॉप का मतलब क्या है? तो ये इन्फिनिटी नाम क्यों पिक किया गया? तो जब मैं इससे पहले पियर्सन में था और मैं यूके में बेस्ड था, तो मैं बड़े सारे कंट्रीज़ में के लिए एजुकेशन कर रहा था। और जब श्री चैतन्य ग्रुप से मेरी बात हुई तो हमने कहा कि एक अलग नाम रखते हैं, एक अलग अस्तित्व बनाते हैं इस कंपनी का। तो क्यों कंपनी बनानी है, इसके ऊपर बड़ा डिबेट हुआ, क्योंकि उस समय तक 2001 तक करीब 8-9 हज़ार एडटेक्स थे इंडिया भर में। तो क्यों एक और कंपनी बनानी है, क्यों हमें लगता है कि हमें एक एडटेक बनाना चाहिए। उस दौरान बार बार एक बात जो निकल के आ रही थी कि श्री चैतन्य करीब 850 स्कूल चलाते हैं इंडिया भर में, और वो लार्जली आंध्र प्रदेश तेलंगाना का एक बड़ा एजुकेशनल ग्रुप है। बड़ा एजुकेशन, स्कूल की चेन ज़्यादा है, स्कूलिंग ही करते हैं। अच्छा। हाँ। और आंध्र प्रदेश तेलंगाना नहीं, इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशन ग्रुप है रेवेन्यू टर्म्स में, टीचर्स के टर्म्स में। ओके। तो उन्होंने कहा कि हम जिस पद्धति से पढ़ाते हैं, जो प्रोसेस है हमारे पढ़ाने का, क्या हम इंडिया के गांव-गांव तक पहुंचा सकते हैं। ओके। और तो वो फाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच में डिस्कशन काफ़ी दिन तक चलता रहा, 4-5 महीने तक बात चलती रही कि क्यों डिजिटल एजुकेशन पर जाना चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर में कैसे लेके जा सकते हैं इस प्रोसेस ऑफ एजुकेशन को। और वहाँ से इन्फिनिटी वर्ड का इजाद होता है। और हमने कहा कि एक ऐसी लर्निंग जो हम इनफाइनाइट तरीके से बच्चों तक पहुँचा सके, और किसी भी समय किसी भी जगह पर बच्चे जब इसको एक्सेस करना चाहें कर सकें। ऐसे इसके नाम का इजाद हुआ। अच्छा। और ये जो इन्फिनिटी लर्न है, ये प्राइमरली जो 11वीं-12वीं के बच्चे हैं उनको IIT JEE और नीट की, यानी जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करवाता है। जी। ये कब शुरू हुआ? 2021 में? 2021 में। अच्छा। एक बात बताइए, बड़ा प्रेशर रहता है भाई साहब बच्चों पे, है किसी को आर्ट्स पढ़नी हो तो भी घर वाले दे दरेरा कि बीटेक नहीं करोगे तो कुछ होगा ही नहीं जीवन में। और इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट कानपुर से लेके कोटा तक खुले हुए हैं, फिर वो फोटोएं छपती हैं टॉपरों की तो बड़ा प्रेशर हो जाता है। किसी का मन नहीं तो भी, मन है तो भी इसमें नहीं हुआ उसमें नहीं हुआ। इससे कैसे डील करें? आप क्या पढ़ाते हो उस पर मैं आऊँगा, पर ज़रा जो 11वीं-12वीं के बच्चे, उनका जीवन हलकान कर रखा है उनके टीचर्स, पियर्स और गार्जियंस ने कि बेटा सेलेक्ट होना ही है, बिल्कुल अभी सब हो जाना है। अब तो मैंने सुना है कि 6वीं क्लास से भी कुछ बैच शुरू हो जाते हैं। हम एक अपने दोस्त से बात कर रहे थे, वो भी इसी तरह किसी कंपनी में, बोले एक होता है कि वो 5 ईयर कोर्स, 7 ईयर कोर्स। जी बिल्कुल। मतलब कुछ दिन में ये होगा कि स्कूल से, अस्पताल से बर्थ सर्टिफिकेट मिला और साथ में एक कोर्स में ज्वाइन करा दो कि ये रोएगा कैसे हम करेंगे। जस्ट किडिंग, बट ऑन अ सीरियस नोट बहुत प्रेशर रहता है। बहुत प्रेशर। व्हाट विल यू सजेस्ट? तो मैं थोड़ा इसके पीछे जाऊं, आपको एक बेसिक लॉजिक बताता हूं, फिर उसके बाद आपके आंसर को आंसर करता हूं। जो ये सब्जेक्ट्स हैं ना जिनके ऊपर टेस्टिंग होती है, इन सब्जेक्ट्स का एक लॉजिक था एक टाइम पे। कहाँ से आए सब्जेक्ट्स? मैंने बड़ी पढ़ाई की इसके ऊपर कि मैथ क्यों पढ़ूँ मैं, साइंस क्यों पढ़ूँ मैं, और या कम्युनिकेशन क्यों पढ़ूँ मैं, लैंग्वेज क्यों सीखूँ मैं। तो इसके पीछे एक स्किल है। सो मैथ के पीछे लॉजिकल रीजनिंग एक स्किल है कि आपको लॉजिक सीखने की ज़रूरत है। तो मैथ एक सहारा होगा लॉजिक सीखने का। अगर हमको इंक्विजिटिव बनना है तो साइंस एक सहारा होगा इंक्विजिटिव बनने का।
सो एज लैंग्वेज एक सहारा होगा कम्युनिकेशन बिल्ड करने का। ट्रू। तो अगर अब आप इस पर्सपेक्टिव से सोचें कि कोई बच्चा जो जेई या नीट की तैयारी करता है, वहाँ पे लार्जली क्या सवाल आते हैं? मैथ और साइंस के सवाल आते हैं। मतलब आपका लॉजिक थोड़ा अच्छा होना चाहिए, आपकी इंक्वायरी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, तैयारी उस चीज़ की करानी। और वेदर आप इंजीनियरिंग करें, आप आर्ट्स में जाएं, किसी भी सब्जेक्ट में जाएं, अगर आपका मैथ और साइंस अच्छा है और इंग्लिश अच्छा है, ये 3 चीज़ें अच्छी हैं, तो आप जीवन में अच्छा करेंगे, क्योंकि आप ज़्यादा लॉजिकल होंगे, आप ज़्यादा इंक्विजिटिव होंगे कि भाई मुझे सीखने की जिज्ञासा ज़्यादा होगी, और आपका कम्युनिकेशन, चाहे वो रिटन में हो, स्पीकिंग में हो, कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छा होगा। हमारा लार्जर उद्देश्य ये रहता है कि अगर ये 3 चीज़ें ठीक हैं, उसके बाद बच्चा बोले कि भाई मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना है, मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, मेरी अपने घर की कहानी है, तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, जो करना चाहो करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट डर के वजह से मत करो, ऐसा मत करो कि मेरी मैथ अच्छी नहीं है इसलिए मैं अभी छोड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं आर्ट्स करना चाहता हूँ। लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ज़िंदगी भर मैथ करना है, भले आपको ट्रिग्नोमेट्री करना हो ना करना हो, बेसिक अरिथमेटिक तो सबको जीवन भर करना है, बेसिक लर्निंग तो सबको ज़िंदगी भर करनी है। मतलब आपको इंक्विजिटिवनेस तो ज़िंदगी भर चाहिए, बातचीत करना है, चाहे रिटन फॉर्मेट में, चाहे स्पीकिंग में, कम्युनिकेशन तो चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमने उस एग्ज़ाम को प्रेशर की तरह देख रहे हैं हम, बट हम देख नहीं रहे हैं कि हम एक्चुअली इन सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं जो लॉजिक, इंक्विजिटिवनेस स्किल्स और कम्युनिकेशन पे बिल्ड है। और 12th के बाद जितने एग्ज़ाम होते हैं ना, अगर आप देखोगे तो ये लार्जली इन 3 चीज़ों, उनका बेस, एग्ज़ाम का बेस ये 3 चीज़ें हैं। आप ऐसे कह रहे हैं तो ये बात मुझे बड़ी दिलचस्प और विचारणी लग रही है कि लैंग्वेज का स्किल सेट, लॉजिक का स्किल सेट एंड इंक्विजिटिवनेस का, कि आप प्रश्नाकुलता जिसको हम बोलते हैं, अच्छा ये हुआ तो क्यों हुआ, है ना। और किसी न्यूरो साइंटिस्ट ने ये सवाल पूछा होगा कि मैंने बात करते करते हाथ क्यों हिलाया, बिल्कुल, कौन से मोटर्स, कौन से न्यूरॉन्स, कौन से सिग्नल्स काम किए, एंड देन दे लुक फॉर आंसर्स फॉर दैट। उज्जवल, क्या हमारे स्कूली सिस्टम को इस बात की समझ है, खासतौर पे बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे? क्योंकि वहाँ तो ये होता है कि अच्छा ये है, ये समझ लो, नहीं समझ में आए तो रट लो, इम्तिहान दे लो, पास हो लो, आगे बढ़ो। इन 3 चीज़ों को केटर किया जा रहा है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में, स्कूल के लेवल पे, और हो सकता है कि कुछ बहुत अच्छे स्कूलों में जहाँ टीचर्स पर, स्टडी मटेरियल पे बहुत निवेश हो रहा हो, पर मैं एक बृहत्तर ग्रुप की बात कर रहा हूँ। तो कम्युनिकेशन पे थोड़ा बहुत होता है, जब हम साइंस में भी थोड़े बहुत होती है, जब हम प्रैक्टिकल्स कराते हैं बच्चों को। मैथ में सबसे कम होता है, और इसलिए आप देखोगे कि एक रिसर्च है कि ग्रेड 5 के बच्चों का अगर आप एवरेज मैथ देखें, और वो बच्चे जो सड़क के ऊपर कुछ बेसिक खरीद बिक्री कर रहे हैं, अपनी छोटी सी दुकान चला रहे हैं, शायद उनका मैथमेटिकल स्किल्स, इन बच्चों का एरिथमेटिकल स्किल्स ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो दिन भर सवा, पौना, 2 रुपये, 4 रुपये कॉन्टीन्यूसली वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते रहते हैं। आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हमारे स्कूलिंग सिस्टम में इस बात की बहुत एम्फेसिस नहीं है कि जब आप मैथ कर रहे हो तो एक्चुअली आप लॉजिक सीख रहे हो, तो लॉन्ग टर्म में आके 12th क्लास में आके प्रेशर बिल्ड होने लगता है। हाँ, वो कैलकुलस जैसी सामने आती है ना, बिल्कुल एकदम काल आ जाता है। लेकिन आपको बताऊँ, मैथ एक इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि उसमें लिनियरिटी है। अगर आपने नंबर सिस्टम ठीक सीखा तो एडिशन ठीक समझ में आएगा, एडिशन ठीक सीखा तो मल्टीप्लिकेशन ठीक आएगा। तो ये जो लिनियरिटी है ना, ये 12th ग्रेड के कैलकुलस तक जाती है। प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा जी। मुझे बड़ा रस्क होता है फार्मा इंडस्ट्री से। मुझे लगता है कि उन्होंने एजुकेशन से ज़्यादा अच्छा काम किया जब भी कभी 19th सेंचुरी के बिगनिंग में उन्होंने ब्लड रिपोर्ट बनाई। तो वो एक ड्रॉप ब्लड लेके हमारे बॉडी के अंदर के सारी चीज़ों को निकाल देते हैं, और वो बता देते हैं अच्छा ब्लड प्रेशर है तो इसकी दवा ये दे दो, या डायबिटीज़ है तो इसकी दवा ये दे दो। हम बच्चों के इतने एग्ज़ाम करते हैं और मान लीजिए उनको 78 आउट ऑफ 100 आया, वो 22 मार्क कहाँ गए, वो उसके ऊपर कोई डिबेट डिस्कशन नहीं होते, उसकी दवा क्या है कोई बताता नहीं है। हम एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं जहाँ पे कि आपको आपके वीकनेसेस या लर्निंग गैप्स जो हैं वो अर्ली स्टेज में पता चल जाएं,
आपको वो छोटी सी दवा, तो वो पूरी पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, फिर से मैथ पढ़ो 8 घंटे नहीं यार, ये 3 सवालों पे आपने गलती की है, इन 3 सवालों पे ही आप काम कर लो और इसी तरह के 4 और सवाल कर लो, ये लर्निंग गैप यहीं भर जाएगा। तो फिर आगे कैलकुलस में दिक्कत नहीं होगी। सो ट्रू। मतलब आप जवाब दे रहे थे और मैं ऐसे दिमाग में ना अपने एग्जाम्पल को, अच्छा हाँ ऐसा हुआ, ये नहीं आया तो इस पर फोकस नहीं किया गया, पढ़ो बस वो बहुत रेडी, पढ़ो मेहनत से पढ़ो और ध्यान दो। कितना पढ़े? हाँ, कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं समझ में आ रही है कोई ज़्यादा, और ये अगर एक हम बच्चों का स्कूल के लेवल पे इस तरह के एप्टीट्यूड टेस्ट करवा पाएँ कि इनके रुझान क्या हैं, बिल्कुल, इनकी नेचुरल समझ किस चीज़ को लेके ज़्यादा है, कि कोई आर्ट्स में ज़्यादा है, कोई ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में, कोई उसके, और बेसिक तो सब कुछ सिखाएं ही, है ना, जो आपने बोला कि इसीलिए हम 8वीं तक 10वीं तक एक सर्टेन लेवल तक मैथ्स और साइंस पे बड़ा जोर रहता है कि इतना तो पढ़ना ही है, इतना तो पढ़ लो, 8वीं तक तो आना ही चाहिए, उसके बाद भले ही आप बिल्कुल कंपलसरी सब्जेक्ट्स वाली जो बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आपका प्लेटफॉर्म है इन्फिनिटी लर्न, अब इतनी सब हमने बातें कर ली, हाँ, ये कैसे डील करता है इनसे? तो जब मान लीजिए मान लीजिए मुझे, मेरे दिमाग में, मान मत लीजिए, ईमानदारी से बात करते हैं, मेरे दिमाग में गणित का हुआ है, हालांकि मैंने बीएससी के आखिरी साल तक पढ़ी है, और मुझे अक्सर मेरे मन में ये आता है कि यार एक बार ना, फॉर वंस एंड ऑल आई वॉन्ट टू गेट डन विद दिस फियर। तो दिल में करता है कि एक गुरुजी खोजूं जो मुझे वीकेंड पे आके 2-2 घंटे पढ़ा दें, और एक बार मैं 12वीं तक की मैथ्स तो पढ़ ही लूँ ठीक से, कंटक कटे। तो आपकी ऐप में इस तरह के लोग, मेरे जैसे प्रौढ़ शिक्षा के लिए उत्साही लोग, या सिर्फ बच्चे ही आके पढ़ सकते हैं, और कैसे इन सारी चीज़ों से डील करता है? अगर मुझे मैथ्स पढ़नी है शुरू से, तो मैं कैसे करूं? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, दुनिया में 2 तरह की फिलॉसफी से एजुकेशन होता है, लर्निंग एंड असेसमेंट, और हम यूज़ करते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। ओके। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि पहले पता करें कि अगर आप मान लीजिए आए हमारे पास और कहा कि भाई मुझे मैथ सीखना है, हाँ, तो हमने आपके कुछ टेस्ट किए, जैसे डॉक्टर्स करते हैं आजकल, तो हमने आपके कुछ टेस्ट किए और उसके बेसिस पे निकाला कि आप प्रेजेंट डे में इस स्टेज पे हैं, ग्रेड 7 के मैथ पे हैं, और वहाँ पे आप अच्छा कर पा रहे हैं, 8-9 में कुछ सब टॉपिक्स पे अच्छा कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपका एक लर्निंग प्लान बनाया और धीरे धीरे आपको वहाँ लेके गए। बट रियल लाइफ केस में हमारे पास ऐसे केसेस नहीं आते हैं, हमारे पास बच्चे आते हैं और वो चाहते हैं कि हम उनकी हेल्प करें कोई एक एग्ज़ाम क्रैक करने में। ओके। और इंजीनियरिंग में सिर्फ जेई एक एग्ज़ाम नहीं है, और भी बड़े सारे एग्ज़ाम्स हैं। हमारे पास पेरेंट्स ऐसे भी आते हैं कि लास्ट ईयर हमारे बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, उसको 8 लाख का रैंकिंग आया है, अब इस साल मैं 2-2.5 लाख की रैंकिंग चाहता हूँ। तो सब लोग नहीं 8 लाख तक रैंक देते हैं? हाँ, 10.5 लाख बच्चे अगर टेस्ट दे रहे हैं तो 10.5 लाख बच्चे, मतलब कोई कॉपी खाली छोड़ा है तो उसको भी रैंक दे देंगे? उसका भी शायद कुछ ना कुछ तो रैंक होगा। बताइए साहब। तो मैंने पूछा क्यों चाहते हैं आप ऐसा? हाँ। उन्होंने कहा हमारे घर के पास एक कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पे 1.5 से 2 लाख रैंकिंग के बच्चों का एडमिशन होता है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा वहीं पढ़े, कहीं दूर ना जाए, और मैं जानता हूँ कि मेरा बच्चा इतनी मेहनत नहीं करेगा। बट हमारे पास ऐसे बहुत बच्चे आते हैं जो चाहते हैं कि हम टॉप के IITs में जा सकें। तो हम सबसे पहले उनका असेसमेंट करते हैं और उनको दिखाते हैं, चूँकि लकीली हम श्री चैतन्य ग्रुप से एफिलिएटेड हैं, तो हमारे पास बहुत डेटा है जो आपने बिहेवियरल पैटर्न बच्चों का, उनकी क्वेरीज, उनके एस्पिरेशंस, पेरेंट्स का। बिल्कुल इंटरेस्टिंग। तो पिछले 14 साल में हर एग्ज़ाम, हर क्वेश्चन में उन्होंने क्या अटेम्प्ट किया, उन बच्चों ने एक्चुअल एग्ज़ाम में फाइनली उनके कैसे रैंकिंग आई, हमने इसको, और हमको AI बनाने में उसने बहुत हेल्प किया। तो हम उस बच्चे का असेसमेंट करके एक प्रेजेंट डे स्टेटस निकालते हैं, फिर उनको बोलते हैं आप अपना गोल सेट करो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर बच्चा खुद गोल सेट करेगा तो उसकी एस्पिरेशन है और उसके हिसाब से वो मेहनत करेगा। हम उसको उसकी एस्पिरेशन तक लेके जाना चाहते हैं। तो उसने कहा कि मुझे मान लीजिए IIT मुंबई जाना है और मुझे कंप्यूटर साइंस जाना है। आप प्रेजेंट डे जिस स्टेज पे हो,
आपको रोज़ 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। आपको इन टॉपिक्स पे आप वीक हो, इन पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, इन टॉपिक्स पे आप अच्छे हो, आपको थोड़ा कम काम करना पड़ेगा, यहाँ ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। और धीरे 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 करके हर वीकेंड पे एक टेस्ट होती है, हर मंडे को उसके ऊपर एनालिसिस होता है टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ। तो वो एक साइंटिफिक वे है जो बच्चे जाना चाहते हैं उनको पहुंचाना। बट कोई ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे आईआईटी में ही जाना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं और एट द एंड ऑफ तैयारी उनको उसका जीवन भर वैल्यू मिलता है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने आईआईटी की तैयारी ख़त्म कर ली, मैं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया, मैं वहाँ भी अच्छा करूँगा क्योंकि मुझे समझ में आया जो मुझे पढ़ाया गया। तो इसको सिर्फ यूँ ना देखा जाए कि आपने आईआईटी की तैयारी की और आप आईआईटी नहीं जा पाए, बिट्स पिलानी चले गए, आप एनआईटी चले गए, तो ये तैयारी बर्बाद हो गई। ये तैयारी ज़िंदगी भर, बिकॉज आपने मैथ और साइंस की तैयारी की है, ये आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगा। तो हम इसको ऐसे देखते हैं। इंटरेस्टिंग। और फिर इस पिक्चर में एआई कैसे घुसता है? तो ये सारा गेम डेटा का है और चूंकि हमारे पास काफ़ी डेटा था तो हमें लगा कि एआई 3 चीज़ें कर सकता है। एक गवर्नेंस, मैंने कहा मैं 6 घंटा पढ़ाई करूँगा तो एआई मुझे कॉन्टीन्यूसली बताता है कि अभी तक 4.5 घंटे की पढ़ाई हुई है, अभी तक 2 घंटे बाकी है, जो भी कुछ है वो मुझे एआई एक गवर्नेंस पाथ पे रखता है। आज सुबह ये बता दिया कि आज ये 3 सब्जेक्ट्स के स्मॉल टेस्ट हैं, इन 2 चैप्टर्स के ऊपर टेस्ट है। तो एआई मुझे वो चीज़ें करता है जो एक ह्यूमन बीइंग पहले शायद कर रहा हो। मम्मी पापा टीचर जो करते थे एकदम डंडा लिए है, ये करो। बिल्कुल। तो एआई अब मुझे रिमाइंड कर रहा है, एआई मुझे छोटी छोटी बातों पर, डिसिप्लिन, जो हम उसको गवर्नेंस बोलते हैं। दूसरा, एआई एज ए मेंटर, बहुत मतलब कोटा फैक्ट्री एक सीरीज़ है, उसमें जीतू भैया कैरेक्टर है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कैरेक्टर, बिकॉज वो कैरेक्टर मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और करूं और मुझे हर चीज़ के बारे में, और इस पर हम बहुत काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि जिस दिन एआई पार्शियल मेंटरशिप भी कर सके तो मुझे वो स्टेज आ जाएगा जब अगर मैंने कोई एग्ज़ाम दी और मैं अच्छा नहीं किया तो उस समय जो टीचर हैं उसके पास इंडिविजुअली टाइम नहीं है हर बच्चे के पास बैठने का और बताने का कि अच्छा तुम अच्छा नहीं किए तो इन चीज़ों पे अच्छा नहीं किए, इसको कैसे डील कर सकते हो। बट एआई कर सकता है ये। तो एआई का मेंटरशिप में बहुत स्पेसिफिक पिन पॉइंटेड, कोई उदाहरण देके बताइए। मान लीजिए कि मैंने आज टेस्ट दिया और मैं अपनी क्लास में 18th रैंक आया, 40 बच्चों के क्लास में 18th रैंक आया। मेरा 2 चैप्टर्स में तो अच्छा आया और 3rd चैप्टर में मैंने अच्छा नहीं किया। अब ये बहुत ग्रैन्युलर इनपुट है। किसी इंडिविजुअल को, इवन टीचर को, अगर वहाँ तक पहुँचना है तो उसको सारे कॉपी को बहुत एनालिसिस करना पड़ेगा। एआई के लिए बहुत आसान काम है। तो एआई इन अ वॉइस फॉर्मेट, मान लीजिए बच्चे से बात करता है कि ठीक है आज का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, आपने से फॉर इंस्टेंस 78 आउट ऑफ 100 ही किया, आपने 22 मार्क्स कहाँ खोए, इस चैप्टर के इस वाले टॉपिक में आपने एक्चुअली 18 मार्क्स खोए हैं, बाकी इन 2 तो केयरलेस मिस्टेक्स थे, हो गई गलतियाँ, लेकिन यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कंसेप्चुअल मिस्टेक थे, कंसेप्चुअल मिस्टेक्स थे। अब मैं आपको 2 ऐसे ही वाले क्वेश्चंस के स्मॉल 10-10 क्वेश्चंस के टेस्ट देता हूँ। अगर आप फिर गलती करोगे तो मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा या कुछ पढ़ने के लिए बोलूँगा और वापस हम लोग सिमिलर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चंस पे आके एक बार फिर तैयारी करेंगे। तो आप बड़े पिन पॉइंटेड मेंटरशिप में एआई हैज़ अ बिग रोल टू प्ले। तो मुझे लगता है कि ये 2 चीज़ें हैं जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेंगी। लास्टली पेडागॉजी बोलते हैं हम उसको, मतलब जो पढ़ाने का तरीका है। अब मान लीजिए कि मेरा अलजेब्रा अच्छा है, ट्रिग्नोमेट्री वीक है, हम दोनों लोग पढ़ाई कर रहे हैं और आपका ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा है, अलजेब्रा वीक है। हम दोनों लोग 6 घंटा पढ़ाई करेंगे, लेकिन मैं अपने अपने तरीके से अपने अपने पाथ पे पढ़ाई करेंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं कि सबको 4-4 घंटे अलजेब्रा और 4 घंटे ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है। मेरा 1-1.5 घंटा अलजेब्रा में काम चल जाएगा, मुझे 6-6.5 घंटा ट्रिग्नोमेट्री। ये जो पर्सनलाइज्ड पाथ है ना, इसको बनाने में एआई का बड़ा रोल है और ये इंडिविजुअली बनाना पॉसिबल नहीं है। तो हमारा एक लाइन है दैट वाई शुड लर्निंग शुड स्टॉप आफ्टर 3 PM। तो बच्चा जब घर आ गया उसके बाद उसकी पढ़ाई कंटिन्यू होनी और वहाँ पे उसको पर्सनलाइज्ड हेल्प मिल जाए, जो डिजिटल कैन डू अ ग्रेटर जॉब, उसका बहुत वैल्यू है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है पेडागॉजी। हमारी एक दोस्त हैं, बड़ी मशहूर टीचर हैं, हिमांशी सिंह जी, वो इसी की पढ़ाई करवाती हैं।
एक आपका प्रोडक्ट है विस्ता के नाम से, हाँ। ये क्या है? प्रोडक्ट नहीं, हमारा जो AI है ना, उसको AI का नाम विस्ता है। AI का नाम विस्टा है। तो इस नाम की क्या कहानी है? वो टेलर्ड एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी। कौन से एकेडमिक्स? टेलर्ड एकेडमिक्स। टेलर्ड एकेडमिक्स। So Vista is VISTA, Virtual Intelligence System for Tailored Academics. वाह। सो इंटेलिजेंट सिस्टम है। हमने मैं US गया इस बार अप्रैल में, और मैं देखा वहाँ पे AI पे क्या काम हो रहा है। तो मुझे लगा कि नहीं, एक्चुअली मार्केट मूव कर रहा है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हम पीछे रह जाएंगे। तो जब हमने आके काम करना स्टार्ट किया, तो ChatGPT वेरी कॉमन, OpenAI पे सब लोग बात कर रहे थे। तो ऐसा लगा कि यार इजी है, इसको इंटीग्रेट कर तो ये चलने लगेगा। कभी करके देखिएगा, आप 5 लोग एक ही सवाल पूछ के देखिए ChatGPT से, शायद अलग अलग आंसर्स आ जाएंगे, क्योंकि वो जनरेटिव AI है। तो हमने कहा बच्चों के साथ तो ऐसा नहीं कर सकते, वो तो एक ही चीज़ आनी चाहिए, आंसर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आना चाहिए। तो उसकी वजह से हमने एक मिडिल टियर बनाया जिसका नाम विस्टा है, जो एजुकेशन के लिए, टेस्ट प्रेप एजुकेशन के लिए ज़्यादा फोकस्ड होगा और ज़्यादा तैयारी करेगा। बच्चों को कुछ गलत सजेशन ना चला जाए, वो इंश्योर करेगा। तो वो इंटेलिजेंट सिस्टम वी आर बिल्डिंग। ये बताइए कि ये ज़्यादातर जो एडटेक वाले प्लेटफॉर्म हैं तो सपने खूब दिखाते हैं, ये स्कॉलरशिप, ऐसा लगता है उनके इश्तिहार को देख के बस हमने ये कोर्स ले लिया तो हमारा बच्चा पहुंच गया। कैसे अलग है इन्फिनिटी लर्निंग से बाकी सबसे? और ये जो बहुत सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, ये बिल्कुल अब तो जीत आपकी। हमारी कोशिश ऐसी रहती है कि हम आउटकम्स पे, मतलब रिजल्ट्स पे बड़ा फोकस रखें। इसका मतलब ये, और मतलब एडटेक बहुत हद तक काफ़ी इस बारे में चर्चा में रहा कि आप लोग रिजल्ट्स की बात नहीं करते। हमने पहले 8 महीने ऑफ ऑपरेशन में, तभी हमारे पास मुश्किल से 600-700 बच्चे थे, हमने कहा रियली अच्छा काम करते हैं इन बच्चों के साथ, और इनमें से अगर कोई बच्चा टॉप 10,000 में, टॉप 1000 में क्रैक कर सके जेई या नीट का एग्ज़ाम, इसके लिए जी जान लगाते हैं। और हमने एक्चुअली पहले 8 महीने के अंदर रिजल्ट्स दिखाए। हमारे लिए ना एक स्टेटमेंट है जिसके आसपास हम गुजरते हैं, वो कहते हैं बच्चा सीखा कि नहीं। तो टीचर ने पढ़ा दिया और बच्चा नहीं सीखा, तो ये किसकी गलती है? टीचर की गलती है या बच्चे की गलती है? अधिकतर एजुकेशन सिस्टम बच्चे को ब्लेम कर देता है। हमने अपने सारे टीचर से बात की, हमने कहा देखिए एडटेक में आज के डेट में बच्चे तो ऐसे ही आएंगे, हम उन बच्चों को लेके रिजल्ट्स कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, इस पे हमें काम करना पड़ेगा। इसके लिए प्लेटफॉर्म, जैसे वो स्पेसिफिक इनपुट्स निकाल के लाएगा, आप एज ए टीचर आप उन बच्चों पे क्या स्पेशल फोकस करेंगे दैट वो बच्चे रिजल्ट्स ला सके। इस साल जब जेई और नीट के रिज़ल्ट आए तो हमारे पास अंडर 1000 जेई और नीट दोनों में रिजल्ट्स थे। तो हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम आउटकम फोकस रहें, रिजल्ट्स की बात करें, बच्चों को एक मुकम्मल मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करें। इस तरह का कुछ होता है क्या कि जैसे मान लीजिए एक बच्चा यहाँ मॉडर्न स्कूल या संस्कृति से पढ़ा हुआ है, सरदार पटेल से पढ़ा है दिल्ली के, और एक बच्चा कदौरा के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से पढ़ा हुआ है, रसड़ा से पढ़ा हुआ है, तो उनकी मेधा समान हो सकती है, मतलब मैं उसमें कोई संदेह नहीं करूँगा। आप बलिया और बंगाल से यहाँ पहुँचे, मैं उरई से पहुँचा, पर एक्सपोज़र और भाषा और इन इम्तिहानों में हमने देखा है कि ज़्यादातर पढ़ाई अंग्रेज़ी के इर्द गिर्द होती है। इस चीज़ को आप लोग कैसे डील करते हैं कि अलग अलग भाषा परिवारों से आने वाले लोग हैं, सबके लिए वो कॉमन सिंपल इंग्लिश जैसा एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन रहता है या क्या? नहीं, हम 2 लैंग्वेजेस में अभी कर रहे हैं। वैसे तो हमारा कंटेंट 7 लैंग्वेजेस में है, लेकिन अभी हम इंग्लिश और हिंग्लिश, हिंदी इंग्लिश मिक्स्ड। अच्छा, इंग्लिश है, इंग्लिश में तो हम 2 लैंग्वेजेस में। दूसरी भारतीय भाषाओं में भी कंटेंट आएगा? हमारे पास जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो तो हैं तेलुगु, तमिल, कन्नडा, मराठी में, बंगाली अभी है। जो टीचिंग होती है, जो लाइव क्लास होता है, उसमें अभी ये 2 लैंग्वेजेस में। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे पास और बच्चे आएँ, बट साउथ में अधिकतर बच्चे इंग्लिश प्रेफर करते हैं ओवर लोकल लैंग्वेज। तो इसलिए मतलब सिर्फ कनाडा पे कोई बैच मुझे लगता नहीं है कि बहुत जल्दी ज़रूरत है
मार्केट को, बट हिंदी की बहुत बड़ी ज़रूरत थी और चूँकि हम हिंदी भाषी क्षेत्र में अब अच्छा करने लगे हैं तो इसलिए हमने इंग्लिश में बैच लॉन्च कर दिया। आखिरी सवाल मेरा, खूब हम लोग खबरें देखते हैं कि ये बुलबुला फूटा, वो बुलबुला फूटा, तो एकदम से ऐसे पीक बनता है और फिर आप लोगों की क्या है, इफ़ यू वांट टू डिस्कस और डिस्क्लोज, फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है? क्योंकि अब आजकल तो बच्चों को और पेरेंट्स को वो भी है ना कि ऐसा ना हो कि स्कॉलरशिप टेस्ट और ये टेस्ट और वो टेस्ट और फिर एक दिन पता चले कि गायब हो गई कंपनी तो गई। तो एक तो हम श्री चैतन्य बैक्ड कंपनी है तो बहुत ही सॉलिड लेगेसी ग्रुप है, लेगेसी ग्रुप है, तो हम ऐसा अपने पेरेंट्स के साथ बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन आपको मैं एक बात बोलूँ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं शायद एडटेक का बुलबुला बस्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मेरे 25 साल के तजुर्बे में ये दूसरी या तीसरी या चौथी बार ऐसा हो रहा है कि हम एक अप एंड डाउन देख रहे हैं, तो डाउन के बाद अप है। मेरा ज़्यादा बड़ा थॉट है कि कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो गया। मतलब जो बच्चे हैं अब वो डिजिटल एजुकेशन चाहते हैं। आप किसी बच्चे को एक फ़ोन दे दीजिए और एक डिक्शनरी दे दीजिए, बोलिए एक वर्ड का मीनिंग निकाल लो, वेट ऑफ अर्थ निकाल लो, आप उसको लाइब्रेरी में बैठा दीजिए, आप देखेंगे वो इमीडिएटली। तो बिहेवियर तो मोबाइल पे चला गया, डिजिटल पे चला गया। अब कोई एक कंपनी है जिसके प्रोडक्ट बिक रहे हैं, कोई एक कंपनी है जिसके प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं, उसकी वजह से कंज्यूमर बिहेवियर नहीं बदलने वाला है। हम लोगों को ये सोचना है कि हम उस कंज्यूमर को कैसे सर्विस करें कि उस पर वो हम पे ट्रस्ट करे और हमारे साथ पढ़ाई लिखाई करे। एजुकेशन बड़ा क्रेडिबिलिटी का बिजनेस है, तो चूँकि चैतन्य पिछले 40 साल से है, हम चैतन्य ग्रुप की कंपनी हैं, तो हमारे साथ वो क्रेडिबिलिटी बाय डिफ़ॉल्ट आती है। तो वो एक इशू बिल्कुल नहीं है हमारे साथ। जहाँ तक हमारे अपने फाइनेंशियल्स का सवाल है, तो हमने लास्ट ईयर 100 करोड़ रेवेन्यू किया था। हम एक प्रॉफिटेबल स्टार्टअप हैं। हमने डे वन से अपने को फ्रूगल रखा, हमने बहुत पैसे नहीं खर्च किए मार्केटिंग में, हमने अच्छी सर्विस दी, कस्टमर्स को अच्छा रिजल्ट दिया, उसके थ्रू हमने फर्दर बहुत सारा नए कस्टमर्स आए हमारे पास। हमें लगता है 2025 तक हम करीब 500 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे और फेयरली अच्छा प्रॉफिट करेंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में आप हमारी जैसी बहुत सारी स्टोरीज सुनेंगे कि बहुत सारे एडटेक्स आए, वो प्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स बने। बिकॉज मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अच्छे इंटेंट के साथ एजुकेशन में काम करते हैं और वो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं टू मेक इट ग्रो। दे विल ग्रो, इंडस्ट्री विल ऑल्सो ग्रो। एक पर्सनल सवाल पूछ लूँ आपसे? जी। आप बहुत शांत चित्त व्यक्ति लग रहे हैं, क्या रहस्य है इसका? पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 2-3 चीज़ें की हैं लाइफ में जिससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है। तो मैं विपासना 2 बार कर चुका हूँ। अरे वाह। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दें जिनके लिए विपश्यना या गोयनिका जी या धम्म ये नए शब्द हों। तो ये एक वे ऑफ मेडिटेशन है जहाँ पे कि आप उनके सेंटर पे जाते हैं और करीब 10 दिन तक एक टाइम खाना खाते हैं और करीब 8 से 10 घंटा मेडिटेशन करते हैं, बातचीत नहीं करते हैं। मैं 2010 में पहली बार गया और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जीवन को एक अलग तरीके से देखने को मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों में ज़िंदगी में कभी ना कभी आपको स्पिरिचुअलिटी टच करती है और मेरे लिए वो एक टाइम था जब स्पिरिचुअलिटी ने टच किया मुझे। उसने मुझे बहुत हेल्प किया। सेकंड, जब आप पिताजी बन जाते हैं तो बच्चे आपको बहुत सिखाते हैं। तो मेरी 2 बच्चियां हैं, वो मुझे बहुत हद तक उन्होंने मुझे जीने का एक अलग तरीका सिखाया है। ये 2 चीज़ें मुझे काम रखती हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। आज की ललन टॉप बैठकी को हम यहीं पर रोकेंगे। ये बातचीत आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। और जो एजुकेशन को लेकर प्रयोग बता रहे हैं वो तो हैं ही, उसमें जो मेरे लिए टेक अवे है कि एक तो मैथ्स या साइंस या लैंग्वेज सेट पढ़ने के पीछे के जो रीज़न है वो पॉइंट 1, पॉइंट 2 गैप्स को फिल करने की जो
सोच है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आ गया वो ठीक है, पर जो नहीं आ पाया उसको हम कैसे एनालाइज करें, ब्रेक डाउन करें और वर्क करें। और तीसरी चीज़, विपश्यना तो करनी है गुरु, बिना ध्यान के पार है नहीं, क्योंकि सेहत सिर्फ शारीरिक नहीं मानसिक भी दुरुस्त रहे, बड़ा ज़रूरी है। संवाद चलता रहेगा ताकि दुरुस्त की तरफ दम भर के चलने का सिलसिला चलता रहे। उज्ज्वल जी, आपने इतनी बातें साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया। ललन टॉप बैठ की मैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू।